त्रिचाला ने सब जगह ढूंढा और कानन वन में मौजूद अपने साथियों से भी काफी पूछताछ की, मगर फिर भी उसे पिछली रात यहाँ आकर गिरने वाले पक्षी का कोई सुराग नहीं मिला। हार कर वो सारी रक्षिकाओं के साथ कानन वन के बीचों बीच बने एक बड़े से महल के अंदर पहुंची। ये महल सूखी लकड़ियों से तैयार किया गया था, जिसकी खूबसूरती रंग बिरंगे फूलों से लदी लताएं बढ़ा रही थी। फूलों की खुशबू पूरे महल में फैलकर वहाँ के माहौल को बेहद खुशनुमा बना रही थी। वहीं एक कमरे के बीचों बीच रखे बड़े से सिंहासन पर महारानी कनिका विराजमान थी। त्रिचाला ने अंदर आकर उनके सामने अपना सिर झुकाया। कहाँ है वो पक्षी? महारानी कनिका ने उसके पीछे देखते हुए पूछा। कुछ पता ही नहीं चला। संभव है वो लताओं के जोर से बाहर ही रह गया हो और अंदर आने ही नहीं पाया हो, मगर तुम्ही ने तो बताया था कि उसके गिरने से लताओं का पहरा टूट गया था। फिर ये कैसे संभव है कि वो अंदर नहीं आया होगा? वो दीवार अब भी टूटी पड़ी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो उसी के जरिए बाहर निकल गया हो, या शायद यहीं कहीं मर गया हो। क्या कहती हो? उन दीवारों ने वापस अपना सही आकार नहीं लिया? महारानी कनिका चौंकते हुए अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई। नहीं, शायद उस अग्नि की वजह से ऐसा हुआ है। दीवार का वो हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। त्रिचाला ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे तो कोई भी हमारे कानन वन की सीमा क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, हमारी सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। कनिका ने चिंतित होते हुए कहा। चलो हमारे साथ, पहले सुरक्षा घेरे को मजबूत करना जरूरी है। कुछ ही देर में वो सब कानन वन के उस जगह पहुंच गई जहाँ से पिछली रात अभिराज अंदर गिरा था। वाकई उस जगह की हालत बहुत बुरी हो गई थी। जलने की वजह से लताओं की सुरक्षा दीवार में एक विशाल सुराख हो गया था। सामान्य परिस्थितियों में ये लताएं किसी भी तरह की टूट फूट होने की स्थिति में 1 सेकंड से भी कम समय में बढ़कर वापस दीवार का निर्माण कर लेती थी, मगर इस बार ये लताएं बेजान सी हो गई थी और बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। ये देखकर महारानी कनिका के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने अपने पास से एक शीशी निकाली और उसमें से एक सुगंधित सा फूलों का रस निकालकर उन लताओं पर छिड़कने लगी। उस इत्र ने जैसे जादू सा असर किया। उन लताओं में धीरे धीरे जान आने लगी। धीमे धीमे उनका आकार बढ़ने लगा और एक बार फिर से उस दीवार का निर्माण होना शुरू हो गया। अरण्या ने जब रास्ते को बंद होते हुए देखा तो अभिराज के पंखों के बीच से चिल्लाई, जल्दी करो, रास्ता बंद हो गया तो हम कभी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अभिराज ने उन लताओं की तरफ देखा जो बढ़ते हुए दीवार के अंदर हुए सुराख को बंद कर रही थी। अब वैसे भी इतनी जगह नहीं बची थी कि वो उसमें से होकर गुजर पाता। उसने अपनी विशाल चोंच खोली और आग की एक लपट उसमें से निकलकर दीवार पर जा लगी। एक बार फिर से लताएं झुलसकर बुरी तरह टूट गई और दीवार में दोबारा सुराख हो गया। महारानी कनिका और त्रिचाला समेत सभी रक्षिकाएं ये देखकर सत्ते में आ गईं। ये तो अग्निबाज है, इसकी इतनी हिम्मत कि बिना इजाजत हमारे राज्य में घुसकर यहाँ तबाही मचा रहा है। महारानी कनिका ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। मैं उसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भागने दूंगी, मैं अभी उसे पकड़ कर लाती हूँ। त्रिचाला ने भी गुस्से से भरते हुए कहा और तुरंत उस दिशा में उड़ गई जिधर अभिराज गया था। अभिराज धीरे धीरे आसमान में ऊपर और ऊपर उठता जा रहा था, जिससे हवा का जोर भी बढ़ने लगा था। उसकी रफ्तार बेहद तेज थी। हवा की भीषण थपेड़ों की वजह से अरण्या को सांस लेने में बहुत मुश्किल आ रही थी। पक्षी सुनो, तुम थोड़ा धीरे नहीं उड़ सकते क्या? मैं सांस नहीं ले पा रही, अरण्या ने चिल्लाते हुए कहा। अभिराज ने उसकी बात सुनी जरूर, मगर उसे पूरी तरह अनसुना कर दिया। देखो, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, अगर तुम ऐसे ही उड़ते रहे तो मैं तुम्हारी पीठ पर उल्टी कर दूंगी। अरण्या फिर से चिल्लाई। अरे, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूंगा। अभिराज ने भी चिल्लाते हुए जवाब दिया। मुझे तो अब सुसु भी आ रही है, मैं तुम्हारी पीठ पर ही। खबरदार जो ऐसा कुछ किया, अभिराज उसकी बात काटते हुए चिल्लाया। अगले ही पल उसने अपनी रफ्तार धीमी करनी शुरू कर दी और अरण्या ने राहत की सांस ली। उसने पंखों के बीच से अपनी गर्दन निकालकर नीचे की तरफ देखा और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो सचमुच बाहर थी, सफेद बादलों से भरे आकाश में किसी आजाद पंछी की तरह उड़ती हुई। नीचे हरे भरे पेड़, पहाड़, नदियाँ और उसके आसपास बसे मकानों को वो हतप्रभ होकर देखने लगी। वाह, ये कितना सुंदर है ना, वो खुशी से अभिराज के गले से लिपटते हुए बोली। अभिराज ने एक बार नीचे देखा और फिर लापरवाही से जवाब दिया। इसमें देखने लायक क्या है? तुम पहली बार ये सब देख रही हो, इसलिए तुम्हें ये सब बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक बार नवाजो पहुंच गई तो फिर न जाने तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी अभिराज की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक तेज आवाज आई। दुष्ट पक्षी, ठहर जा, आज तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। मारे गए, ये तो त्रिचाला है, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं बाहर आ गई हूँ। अरण्या घबराते हुए खुद को अभी के बड़े बड़े पंखों के बीच छुपाने की कोशिश करने लगी। अभिराज ने मुड़कर एक बार पीछे देखा। वो उड़ते हुए उसके ऊपर धनुष के तीर ताने खड़ी थी। खुद को बचाओ, उन तीरों में सुलाने वाले पौधों का रस लगा है, एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हें अपने होश खोने में।
तुम्हारे साथ साथ मैं भी गिरकर मर जाऊंगी, अरण्या घबराते हुए बोली। अभिराज ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मुड़कर त्रिचाला के सामने आ खड़ा हुआ। कहीं वो उसे देख न ले, इस डर से अरण्या अब तक अभिराज के घने पंखों के बीच दुबकी हुई थी। देखने में तो फूलों जैसी खूबसूरत हो, मगर जुबान कांटे की बनी है तुम्हारी। कौन हो तुम और इस तरह मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? अरण्या ने अब अपना सिर ठोक लिया। ये बूढ़ा पक्षी अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। अरे क्या जरूरत है बहस करने की? सीधे जान बचाकर भाग नहीं सकता क्या? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कौन हो तुम और बिना इजाजत कानन वन में कैसे प्रवेश किया तुमने? किसने भेजा था तुम्हें? त्रिचाला ने अब कड़कते हुए पूछा। मैं तो गलती से यहाँ आ गया था, इसके अलावा मेरा यहाँ आने का और कोई मकसद नहीं था, अभिराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने कहा और मैंने मान लिया? त्रिचाला ने उस पर तंज कसा। मानो या ना मानो, मर्जी तुम्हारी है, अभिराज ने लापरवाही से जवाब दिया। लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। त्रिचाला ने गुस्से में धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण छोड़ दिया। अभिराज ने अपने पंखों को फटकारा और वो सारे बाण उसे लगने से पहले ही दूर जा गिरे। त्रिचाला ने यह देखकर अपने पास मौजूद भंवरों को उसके ऊपर हमला करने का आदेश दिया। अरण्या तो ये देखकर ही घबरा गई, मगर अभिराज ने अपने विशाल पंखों से इतनी तेज हवा की कि वो सारे भंवरे उसके करीब आने के बजाय हवा में कहीं दूर ही चिटक गए। त्रिचाला ये देखकर गुस्से से भर उठी। इस बार उसने अपने पास से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें नीले रंग का रस नजर आ रहा था। सावधान, ये सम्मोहन रस है, इससे तुम्हारा अपने दिमाग पर काबू नहीं रह जाएगा और तुम वही करोगे जो त्रिचाला कहेगी, अरण्या ने तुरंत उसे चेताया। इससे पहले कि त्रिचाला वो शीशी खोल भी पाती, अभिराज ने अपनी चोंच खोली और आग की एक लपट त्रिचाला की तरफ फेंकी। त्रिचाला खुद को संभाल नहीं पाई और आग से बचने की कोशिश में नीचे की तरफ गिरने लगी। उसके एक पग का कुछ हिस्सा भी जल गया था। माफ करना, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, पीछे से अभिराज चिल्लाया। ये तुमने ठीक नहीं किया, पाखी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। त्रिचाला ने किसी तरह एक पग के सहारे खुद को हवा में ऊपर उठाया और गुस्से से भरकर जवाब दिया, मगर अब वो इस हालत में नहीं थी कि अभिराज का पीछा कर पाती, इसलिए हारकर वापस लौट गई। वाह वाह, तुम तो सच में ताकतवर हो और अक्लमंद भी, तुमने त्रिचाला को वापस लौटा दिया, अरण्या खुश होते हुए बोली। तुम्हारे जंगल में बस ऐसे ही नमूने भर पड़े हैं क्या? क्या मतलब? अरण्या ने तुनकते हुए पूछा। मतलब सारी ऐसी ही नकचढ़ी और बेवकूफ लड़कियां हैं वहाँ पर, या फिर कुछ समझदार लोग भी हैं वहाँ पर? अभिराज ने अब बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दुष्ट पक्षी, अरण्या ने चिढ़ते हुए उसके गले के पंखों को खींचा। आह, क्या कर रही हो? ठीक से बैठो वरना तुम्हें नीचे फेंक दूंगा, उससे पहले मैं तुम्हारे पंख नोच लूंगी। तभी अरण्या को कुछ याद आया। अच्छा, ये पाखी कौन है? वो पक्षियों की रानी है। ओह, यानी वो तुम्हारी रानी है, फिर तो तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ती होगी ना, जैसे हम सब महारानी कनिका की हर बात मानते हैं। वो मेरी रानी नहीं है, मुझे उसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। अभिराज हंसा। अरण्या कुछ कह पाती उससे पहले ही दोनों की नजरें उष्ट्रा पर्वत के पास वाली नदी घाटी पर पड़ी। भूकंप आने के बाद इस नदी के तल की जमीन फट गई थी और नतीजतन यहाँ का पानी सूख गया था। इस घाटी में अच्छे खासे लोगों की फौज खड़ी नजर आ रही थी। वो सब मिलकर जोश में जयकारे लगा रहे थे और नवाजों की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे थे। अभिराज की भवें सिकुड़ गई। आज अचानक जंगली शैतानों और कपियों की इतनी बड़ी फौज इकट्ठे होकर आखिर कौन सी खिचड़ी पका रही है? ये लोग नीचे क्या कर रहे हैं? कोई जलसा हो रहा है क्या? अरण्या ने नीचे की तरफ झांकते हुए पूछा। तुमने कभी जंगली शैतान देखे हैं? मतलब तुम जंगली शैतान नहीं हो? अरण्या ने अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभिराज की तरफ देखा। अभिराज ने अब हताश होते हुए अपना सिर हिलाया। बस यही बंदा बाकी था उसे अरण्या की नजरों में। जंगली शैतान? चलो आज तुम्हें सच्ची मुच्ची के जंगली शैतानों से मिलवाता हूँ, फिर तो बड़ा मजा आएगा। मुझे भी एक दो शक्तिपुंज मिल जाएंगे, अरण्या ने खुश होते हुए कहा। अभिराज ने भी नीचे की तरफ गोता लगाया और सीधे उस तरफ पड़ गया जहाँ जंगली शैतानों का राजा धनुष खड़ा अपनी सेना को निर्देश दे रहा था। आगे क्या हुआ? क्या होगा जब अभिराज और जंगली शैतानों का आमना सामना होगा? जानने के लिए जरूर सुन लें द फ्लावर प्रिंसेस का अगला भाग।